अनायास नहीं होता है। तो मुझे 2 साल, मान लो मैं फेल हो गया, जानते हो सबसे बड़ी दुष्कर का, मैं अपने एक स्टूडेंट को भूल नहीं सकता। वो आया, मात्र उसके पास 8 महीने तैयारी का समय था, अच्छा बच्चा था पढ़ने में, लेकिन समय लगता है किसी चीज में, वो नहीं निकाल पाया कुछ अंकों से और वो वापस लौट गया। बहुत समझाया मैंने, रुको, किसी भी तरह रुको, कर सकते हो। उसकी पारिवारिक स्थिति, उसको लौटना पड़ा, और आज तक वो दोबारा, मैंने नहीं सोचा कि कभी सुना कि उसने कभी यूपीएससी में आगे कदम बढ़ाया। तो एक लड़ाई हार जाने से अगर कोई हार जाता है तो इतिहास में जीतने वालों के कोई नाम ही नहीं होता, ये बात याद रखना। तो मैं कई बार विचार करता हूं कि ऐसी कौन सी इनके पास प्रेरणा शक्ति होनी चाहिए जिसकी वजह से ये सेल्फ मोटिवेटेड रहें। एक समय तुम्हारा इस यूपीएससी में उतर रहे हो तो आएगा जिस समय तुम इस युद्ध में अकेले होगे। यकीन मानो, न मैं होऊंगा, तुम्हारी परछाई भी तुम्हारे साथ नहीं होगी, सब कोई तुम्हारे विरोध में होगा। उस समय तुम्हें आगे जाने के लिए सिर्फ तुम्हें अपने साथ की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर तुम्हारे पास ये कारण मौजूद होगा कि तुम ये क्यों करना चाहते हो, तुम ये तकलीफें क्यों लेना चाहते हो, और तुम्हारे अंदर अगर हीरोइज्म होगा, अगर हीरो का कुछ गुण होगा, तो हीरो दूसरों की तकलीफें भी सह लेता है। पिक्चर में हीरो दिखाते ना कि गोली चली, दोस्त के सामने आ गया, अपना सीना आगे कर दिया, गोली लग गई, यानी अपने प्राणों का उत्सर्ग भी करने को तैयार है। तो हीरोइज्म इसी को कहते हैं। जब तुम्हारे अंदर एक भावना, एक चेतना दूसरों के लिए हो, संवेदनशीलता दूसरों के लिए हो, तब जाकर ये दीर्घकालिक प्रेरणा पैदा होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म मोटिवेशन आता है। और यही लॉन्ग टर्म मोटिवेशन इस युद्ध में हमें जिताता है। यह बात याद रखिएगा। आइए हम चलते हैं फिर से और आगे समझते हैं कि आपको पढ़ाई कैसे करनी चाहिए। 2 साल कॉन्सेप्टर बैच में आपको कैसे यहां पढ़ते हुए निकालने हैं, राइट दोस्तों। और ये जो कॉन्सेप्टर बैच अब मैं लेकर चल रहा हूं वो कहानियों के साथ रहेगा, यानी कि ढेर सारी स्टोरीज के साथ हम लोग चलेंगे। और स्टोरीज के इसलिए माध्यम से क्योंकि इकोनॉमिक्स के साथ 2 तरीके हैं, या तो मैं आंकड़ों के साथ खेल जाऊं या मैं कहानियों के साथ। तो मेरा कहानी कहने का तरीका ऐसा है जहां आपको आज भारत जहां है और भारत जहां जाना चाहता है वहां पर हम कैसे उसको आपस में लिंक कर सकते हैं, हमें इसके बारे में पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कैसे आपको कॉन्सेप्टर बैच में 0 से हीरो तक का सफर तय करना है, तो ये आप समझ लें। तो यहां 2 साल के प्रोग्राम में आप अपना टाइम टेबल बनाएं। चलिए मेरे साथ जो है आप चाहें तो लिख सकते हैं कि बेसिकली आपको करना क्या है और कैसे करना है। सो इस 2 वर्ष के प्रोग्राम में जो फर्स्ट ईयर है वो आपके, इसको हम लोग बोलते हैं मूलभूत अवधारणाओं की क्लास, यानी कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डेवलप होने चाहिए। जो फर्स्ट ईयर होने चाहिए उसमें 5 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का हिस्सा होते हैं, जिसमें ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी और साइंस हो गया, और इसके साथ साथ न्यूज़पेपर हो गया। ठीक है, ये ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जहां पर आपको अपना टाइम निकालना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है वो होता है ऑप्शनल, यानी आप ऑप्शनल की शुरुआत कर दें, राइट। ऑप्शनल यहां क्योंकि ऑप्शनल आपको 2 बार पढ़ने का वक्त मिल जाएगा तो आपको इसके साथ तैयारी करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। सो यहां पहली चीज हो गई हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक एंड साइंस और न्यूज़पेपर। ये जो सेगमेंट है ये आपको पढ़ाई के लिए टाइम निकालना है। अब इसमें मिनिमम आप 4 घंटे भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं है। और अगर 6 घंटे हो तो भी आप अपना काम यहां पर निकाल सकते हैं। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने बेसिक फंडामेंटल, चाहे एनसीईआरटी, एनआईओएस या टीचर के साथ, उसको समझते हुए पढ़ना। 2 तरीके से पढ़ा जाता है, एक रटते हुए पढ़ना और दूसरा होता है समझते हुए पढ़ना। समझते हुए जब हम पढ़ते हैं तो कैसे आप पहचानोगे कि मैं समझते हुए पढ़ रहा हूं? ठीक है, सिंपल सा फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत गहरी बात कह रहा हूं। जब आप उसको रटते हुए पढ़ते हो तो आप कारणों को डिस्कस होगा यार। जैसे मेरी क्लास के स्टूडेंट को पता है कि क्या होता है, अगर उन्होंने मेरी तमिलनाडु हिस्ट्री पढ़ी होगी तो एक लॉजिक था कि कोई भी राजा जब पावर की तरफ चला जाता है तो उसके राज्य की प्रॉस्पेरिटी पे क्या असर पड़ता है। अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो मुझे जवाब दे दोगे। या अगर वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ केवल चला जाता है तो पावर फैक्टर के साथ क्या होता है। बोले कुछ भी करे, हमें क्या करना है, हमें तो यह पढ़ना है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन आया, फलाने के बाद कौन आया, ढेकाने के बाद सर किस सन में जीते, किस सन में मरे, किस सन में फलाने क्या हुआ, आपने बस याद कर लिया। सो आपने क्या किया, बिना कारणों की जांच पड़ताल किए कि आखिर वो क्या चीज थी जिसकी वजह से, जैसे मान लीजिए सम्राट अशोक को महान क्यों कहा गया, तो वो महानता का जो कॉन्सेप्ट था, क्या युद्धों को जीतने की वजह से महान कहा गया, तो दुनिया भर में तमाम राजाओं ने तमाम से युद्ध जीते, तो ऐसा वो क्या चीज थी, वो क्या होगा। बोले हमें इससे मतलब नहीं सर, अशोक ने कौन कौन से युद्ध जीते, कहां कहां उसके पत्थर आलेख पाए गए,
कितना उसमें क्या विषय था, बस हमें इतना ही जानना है। तो ये सिंपल सा फंडा हो गया कि आपने रटने के लिए ज्ञान प्राप्त किया, कि आपने रट लिया, बोला हो गया मेरा काम। और अगर नॉलेज बेस बनाना चाहते हो तो आप उसके कारणों की तरफ जाओगे। और कई बार चूंकि हम जो है नहीं जान पाते हैं कि हमें जानना क्या है, ये बड़ा अद्भुत होता है, ये अनुभव के साथ आता है। ठीक है, तो जब हम कई बार ये नहीं जानते कि हमें जानना क्या है, तो वहां शिक्षक या गुरु या आपका कोई मेंटर इसमें आता है और आपकी मदद करता है। तो जब आप रीजंस यानी कारणों के साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वहां पर हमारे फंडामेंटल डेवलप होते हैं। एक बार हमारे फंडामेंटल डेवलप हो जाते हैं तो फिर हम किसी भी कॉन्सेप्ट को किधर भी ट्विस्ट कर सकते हैं, यानी कि कॉन्सेप्ट्स को हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मेरी क्लास का स्टूडेंट होगा, वो जानता है कि आखिर क्यों अशोक को महान कहा गया, क्यों अन्य समुद्रगुप्त को महान कहा गया, अकबर को क्यों जो है उसकी नीतियों की वजह से महान कहा गया। तो अब इस तरह का जो है विमर्श जो है वो चलता है। तो एक राजा के लिए पावर और प्रॉस्पेरिटी में बैलेंस कैसे किया जाता है, तो सीसॉ का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था। तो उसको कारण समझ में आ गया कि किसका शासनकाल कहां पहुंचेगा और क्या चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो जब रीजंस को आइडेंटिफाई करते हुए आप पढ़ाई करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रोसेस। अब यहां ध्यान रखना, यहां पर टॉर्टॉइस कॉन्सेप्ट काम करता है। टॉर्टॉइस कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैं हमेशा कहता हूं कि आज भी यूपीएससी की रेस में कछुआ ही जीतता है। तो कछुआ क्या होता है? कछुआ जो होता है वो एक कहता है स्लो एंड स्टीडी। क्योंकि अधिक गति मति मार देती है, याद रखना, अधिक गति से मति मारी जाती है, यह बात याद रखना। अभी आपने देखा बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हुए और कारण पता चला कि कारों की गति बहुत ज्यादा थी। तो अधिक गति मति मार देती है, इस बात को याद रखना। तो जब हम बहुत जल्दी जल्दी, अरे यार अपन को आईएएस बनना है कुछ दिन के अंदर, अभी सर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हैं, अभी ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, मामला साफ हो जाएगा। ठीक है, मामला साफ हो जाएगा क्योंकि अधिक गति से मति मारी जाती है। तो क्यों पढ़ना? रे हाँ होगा यार, हिस्ट्री के फैक्ट्स याद करने, अबे यार जल्दी जल्दी याद करो, पर्वत पठार मैदान कहां है, बट रीजंस नहीं। आप तो आपको जो है वो टॉर्टॉइस कॉन्सेप्ट पे चलना पड़ेगा। कछुए की फोटो रख लो कि मुझे इसी तरह बनना है, स्लो धीमे बट स्टीडी, निरंतर, रोज 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 रोज। सिर्फ ये दो कॉन्सेप्ट, स्लो एंड स्टीडी, आप धीमे लेकिन निरंतर गति से चलते रहेंगे, ये रेस आपकी है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा, अधिक गति से मति मारी जाती है, ये आपकी अधिक गति दुर्गति का कारण बनती है, अधिक गति दुर्गति का कारण बनती है। दुर्गति जानते ना, ऐसी तैसी हो जाती है, वो चीज यहां नहीं होनी चाहिए। सो कोई भी स्टूडेंट, चाहे वो अभी 12th करके आया हो, चाहे वो मेरे साथ कॉन्सेप्टर में हो, कहीं पर भी हो, फर्स्ट ईयर वो रीजंस को आइडेंटिफाई करते हुए, इंजॉय करते हुए पढ़े। जब आप किसी चीज को इंजॉय करते हैं तो उसमें आपको क्या होता है, आप कई बार आप देखिए कुछ लोग खाना खाते हैं, अबे जल्दी दो, देर हो रही है, जल्दी दो, क्या खाया कुछ नहीं पता, खाने का स्वाद क्या था, रस क्या था, बनाने वाले ने कितनी मेहनत की कुछ नहीं पता, जल्दी जल्दी वो मुंह में डाल लिया, अरे यार जल्दी पानी पी लिया, अंदर घोट लिया, बोले पेट भर गया। और वही खाना जब आप आराम आराम से लुत्फ लेते हो खाते तो हमें उसमें रस आने लगता है। तो लाइफ भी कुछ ऐसी है, पढ़ाई भी कुछ कुछ ऐसी होती है। तो आपको एंजॉय करते हुए, उसके रीजंस को आइडेंटिफाई करते हुए, समझते हुए पढ़ना है, तब आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। ये बेसिकली क्या काम करता है, ये आपके सक्सेस का फाउंडेशन तैयार करता है। तुमने देखा है जब खिलाड़ी जीतता है तो तुमने देखा होगा मंच इस तरह से बनता है, नोटिस किया है कभी भी, चाहे ओलंपिक देखा होगा कहीं पर भी, तो मंच इस तरह बना होता है, एक नीचे बेस होता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यानी अगर इसको उलट दो, इसको उलट दो, तो तुम उलट देते हो बेसिकली पढ़ाई में। तुम क्या करते हो, तुम इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हो, ठीक है, क्या करते हो, अबे जल्दी जल्दी कर बे, हिस्ट्री खत्म करनी है, पॉलिटी खत्म करनी है। अगर मैं ऐसे कर दूं तो, ऐसे कर दूं तो, बोले अभी क्या, अभी यार जल्दी जल्दी पढ़ के एक बार रिवीजन कर लें, बाद में मेंस वाला पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ेंगे। आप इस तरह करते हो, लाइफ का सिद्धांत ही आप बदल देना चाहते हो, यानी क्या होगा, ये धड़ाम से गिर जाएगा। तुम भी ये बात जानते हो, इस पे खड़े हो गए तो मुंह हाथ सब टूटेगा। तो यही हम करते हैं, लाइफ इज ऑल अबाउट दिस। बिना फाउंडेशन के कभी भी आप लंबे समय तक टिक नहीं सकते, और ज्यादातर लोग जो फेलियर का सामना करते हैं वो बेसिकली इस मॉडल को चुनते हैं कि यार अभी तो बिगिनर है, कोई बात नहीं है, देख लेंगे, जल्दी जल्दी एक बार पढ़ लें, मजा आने लगे फिर देखेंगे।
सो ये मॉडल पे अगर जाओगे तो कभी भी आप फेल नहीं करोगे। इसके साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, स्किल्स। कुछ स्किल्स आपको फर्स्ट ईयर में सीखनी होगी, मेरे साथ लिख लो। पहला है नोट्स कैसे बनाए, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। जैसे मैं LWMI पढ़ाता हूं, सो नोट्स मेकिंग बेसिकली आने वाले टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट हमें क्या करती है, रिटर्न देती है। जैसे आप कई बार नहीं होता है, आप मंथली इजी इंस्टॉलमेंट ले लेते हैं, FD करा देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा पैसा डालते रहते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो हमें वापस आता है। सेम चीज यहां पर भी है। नोट्स कैसे बनाएं, हाउ टू प्रिपेयर नोट्स, तो ये आपको आना चाहिए। आपको लगता होगा सेम सेम देख देख के लिखना, ना, इसके लिए चाहे थॉट मैपिंग यूज करिए, LWMI यूज करिए, जो आपको इस्तेमाल करना है वो आप करिए। दूसरा, बुक कैसे पढ़े। अगर आपको लग रहा है कि आपने कोचिंग में एडमिशन ले लिया और आप पढ़ेंगे नहीं, तो आप, पहली बात तो मेरे साथ अगर कोई स्टूडेंट होगा तो वो डांट खाएगा, क्योंकि मैं आते ही पहले दिन उसको 4-6 किताबों के नाम बताता हूं कि आपको अपनी वैल्यू एडिशन के लिए पढ़ना है, बुक कैसे पढ़े। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स, यानी समय को कैसे प्रबंधन करना है। अगर ये कर ले गए तो भैया दुनिया तुम्हारी है, और ये हाथ से निकला तो सब हाथ से निकल जाएगा। अगला, याद करने की स्मार्ट टेक्निक, यानी कि आपको मेमोरी टेक्निक्स डेवलप करनी होंगी, ठीक है। जैसे फोनेटिक्स हो गया, पैक सिस्टम हो गया, और व्यक्तित्व विकास की तकनीक, यानी अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करें। ये जो बेसिक चीजें हैं ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स, बुक्स कैसे पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट, याद करने की स्मार्ट तकनीक और व्यक्तित्व विकास, अगर आप इसके साथ जुड़ पाते हैं तो आपके लिए तैयारी बहुत आसान हो जाती है। फर्स्ट ईयर में आपको इतनी चीजें करनी है, सेकेंड ईयर में आपको आना है, और सेकेंड ईयर में आपको चारों पेपर और साथ ही साथ जो समसामयिक कक्षाएं हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, राइट। तो अब जब आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाते हैं, तो अब अपना टाइम टेबल आप बना ले, तो फर्स्ट ईयर में अगर आप 4 घंटे से भी शुरू करते हैं तो मोर देन इनफ है। सेकेंड ईयर में आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप इस तरह से अपना टाइम टेबल बनाते हैं तो पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी, क्लियर है। तो आप जो क्लासेस में लेने जा रहा हूं, और इसमें कोशिश करिए कि अगर आप जॉब में हैं या आपके पास टाइम कम है, तो एक GS का पेपर प्लस ऑप्शनल प्लस न्यूज़पेपर, इसका टाइम टेबल बना लीजिए, प्लस न्यूज़पेपर प्लस कोई भी आप आंसर राइटिंग कर लें, आंसर राइटिंग, इतना भी कर लेते हैं मोर देन इनफ है। एक कोई GS उठा ले अगर आपके पास टाइम कम है, एक ऑप्शनल का 1 घंटा आप उसके लिए दे दें, आधा घंटा आप न्यूज़पेपर पढ़ने में डालें, और आधा घंटा आप आंसर राइटिंग में डालें, तो भी आपका काम इसमें हो जाएगा। बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं कि कई पेपर एक साथ पढ़ने हैं। सो एक बहुत अधिक हुआ तो एक और GS आप साथ लेके चल सकते हैं, बस, ठीक है। अगर ये दो इस तरह से लेके चलते हैं तो आपको बहुत ज्यादा इसमें सेगमेंट्स में आपको परेशानी नहीं होगी। सिंपल स्टेप्स लेने हैं, आसानी से आप जो है वो क्या कर जाएंगे, इसके अंदर हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। सो ये फंडामेंटल आपको फॉलो करना है, क्लियर है। और इस तरह से आप फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों को मैनेज करके चलेंगे। जनरली हमसे गलती हो जाती है कि हम सीधे प्री कम मेंस एक साथ पढ़ना शुरू कर देते हैं, और इस चक्कर में हम सब्जेक्ट की इंजॉयमेंट भूल जाते हैं, और प्री और मेंस एक साथ पढ़ने के चक्कर में, या हम कहें कि हम ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते कि कौन सा टॉपिक हमारे लिए बिगिनर टॉपिक है और कौन सा टॉपिक हमारे लिए सीनियर लेवल का टॉपिक है, और हमसे इस पे बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्लियर। तो ये टाइम टेबल आपका होना चाहिए।